लड़का हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और दोनों के बीच इशारे में कुछ तय हो जाता है। इसके बाद वे केबल कार के मैनेजर के पास पहुंचते हैं। पहले लड़का उससे एक सिगरेट मांगता है, फिर झूठ बोलता है कि वह अपनी 2 बहनों के साथ यहां स्कीइंग करने आया है, लेकिन उनके पास पैसे कम पड़ गए हैं और वह थोड़ी मदद चाहती है। मैनेजर को जब पता चलता है कि उसके साथ 2 लड़कियां भी हैं, तो वह तुरंत मान जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की 2 लड़कों के साथ वापस आती है। मैनेजर यह देखकर हैरान रह जाता है, मगर क्योंकि वह पहले ही हामी भर चुका था, इसलिए मजबूरी में बात मान लेता है। शाम को वे लोग दोबारा उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि वे एक बार फिर ऊपर जाकर स्की करना चाहते हैं। इस बार मैनेजर साफ मना कर देता है, क्योंकि रात में तेज बर्फीला तूफान आने वाला था और स्की रिसोर्ट बंद किया जा चुका था। लेकिन निक उस आदमी को दिन में हुई बात का हवाला देकर धमकाने लगता है। उसके पास मैनेजर के खिलाफ एक ऐसा राज था जिसे वह सामने नहीं लाना चाहता था। मजबूर होकर मैनेजर आखिरी बार ऊपर जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि केबल कार में बैठते ही उनकी जिंदगी सबसे खतरनाक मुसीबत में फंसने वाली है। कुछ देर बाद मैनेजर का एक कर्मचारी ड्यूटी संभालने आ जाता है। जाते समय मैनेजर उसे बताता है कि ऊपर अभी 3 लोग हैं और उनके नीचे आने के बाद के बार बंद कर देना। कर्मचारी कुछ देर इंतजार करता है और आखिरकार कुछ लोग नीचे आते दिखाई देते हैं। उसे लगा कि ऊपर अब कोई नहीं बचा है, इसलिए उसने केबल कार की बिजली बंद कर दी। अगले ही पल केबल कार हवा में अंदर बैठे लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी समस्या हुई है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि मामला कुछ और है। उन्होंने नीचे से चिल्लाकर लाइटें चालू करने को कहा, लेकिन पूरा स्की रिसोर्ट लगभग खाली हो चुका था। किसी को भी पता नहीं था कि वे लोग अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं। निक को यकीन था कि रिसोर्ट में हर जगह कैमरे लगे हैं, इसलिए मैनेजर उन्हें भूल नहीं सकता। उसका साथी उसे याद दिलाता है कि दिन में उसने मैनेजर के साथ जिस तरह से बदतमीजी की थी, शायद उसी का बदला लिया जा रहा है। उधर रात होते ही तापमान तेजी से गिरने लगा। कुछ ही समय में ठंड इतनी बढ़ गई कि वहां ज्यादा देर रहना उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। निक सुझाव देता है कि उन्हें केबल कार से नीचे कूद जाना चाहिए। ऊंचाई काफी ज्यादा थी, लेकिन नीचे बर्फ जमा हुई थी, इसलिए उसे लगा कि शायद वे बच सकते हैं। तभी लिसा को याद आता है कि आज रविवार है और स्की रिसोर्ट अगले शुक्रवार तक दोबारा नहीं खुलने वाला। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक आसमान से तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थी कि चेहरे पर चुभने जैसी महसूस हो रही थी। तीनों ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपकर बैठे हुए थे, तभी नीचे से एक रेस्क्यू गाड़ी आती दिखाई देती है। उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच सकती है। वे पूरी ताकत से नीचे चिल्लाने लगे, लेकिन तूफान की तेज आवाज के कारण रेस्क्यू टीम तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। गाड़ी उनकी आंखों के सामने से गुजर गई। अब उनके पास मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें बचना है तो खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। तभी लिसा के चेहरे पर ठंड के असर के निशान दिखाई देने लगे। यह देखकर निक ने केबल कार का सुरक्षा बैरियर खोल दिया और नीचे कूदने का फैसला किया। उसका साथी तुरंत उसे रोकने लगा। उनका मानना था कि शायद सुबह तक कोई कर्मचारी या सफाई कर्मी यहां से गुजर सकता है और उन्हें देख लेगा, लेकिन निक अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे छलांग लगा दी, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसकी हालत बिगड़ गई। नीचे मौजूद बर्फ की परत इतनी पतली थी कि वह गिरने का झटका रोक ही नहीं पाई। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई और अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। तभी उसके सामने एक जंगली मिगड़ के मारे बिल्कुल स्थिर हो गया। उसे डर था कि अगर उसने कोई हरकत की तो भेड़िया उस पर हमला कर देगा। तभी ऊपर केबल कार में मौजूद उसके साथियों ने एक स्की बोर्ड नीचे फेंका। बोर्ड की आवाज से भेड़िया डरकर वहां से भाग गया, लेकिन निक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। चलना भी अब उसके लिए मुश्किल हो चुका था। अपने साथियों को इस मुसीबत से निकालने के लिए जैसन केबल कार से खड़ा हुआ और दोनों हाथों से केबल पकड़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक डरकर वापस लौट आया। जिस भेड़िए को पहले उसने डराकर भगाया था, वह अब अपने पूरे झुंड के साथ वापस आ चुका था। भेड़ियों ने जेसन को चारों तरफ से घेर लिया। पैर बुरी तरह घायल होने की वजह से वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड लिसा को आवाज देकर बस इतना कहता है कि वह उसे इस हालत में न देखे। नीचे से उसकी चीखें सुनकर लिसा बुरी तरह रोने लगती है। कुछ ही देर बाद जेसन की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जेसन की मौत से लिसा पूरी तरह टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है कि जेसन ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन केबल पर चढ़ते समय जेसन के हाथ भी बुरी तरह घायल हो चुके थे, इसलिए उसकी ये बातें सुनकर वह भी गुस्से में आ जाता है। वह लिसा से कहता है कि अगर वह जिद करके स्कीइंग के लिए यहां नहीं आती तो वे इस सुनसान जगह पर फंसते ही नहीं। ऊपर से जेसन और निक बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उनकी दोस्ती भी काफी पुरानी थी। लिसा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप जेसन के पास आती है और उससे माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठकर पूरी रात कड़ाके की ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। सुबह लिसा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हथेली ठंड की वजह से केबल कार के सुरक्षा बैरियर से चिपक चुकी है। वह धीरे धीरे हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते ही उसे तेज दर्द होता है। जेसन भी जाग जाता है। लिसा तुरंत अपने घायल हाथ को कपड़े के अंदर छिपा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था।
वह हाथ खुजलाने वाली होती है। तभी जेसन उसे रोक देता है क्योंकि ऐसा करने से चोट और खराब हो सकती थी। अब उन्हें केबल कार में फंसे हुए 3 दिन और 3 रातें हो चुकी थी। खाने पीने के बिना दोनों की हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी। जेसन कहता है कि यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, उसे केबल पकड़कर सामने वाले खंभे तक जाना होगा। अगर वह वहां पहुंच गया तो नीचे उतरकर मदद ढूंढी जा सकती है। लिसा उसे कुछ घंटे और इंतजार करने को कहती है। शायद कोई कर्मचारी वहां से गुजर जाए। दोपहर तक कोई नहीं आया। इसी बीच लिसा को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है और वह खुद को संभालते हुए रो पड़ती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि अगर उसने उस दिन वहां आने की जिद नहीं की होती तो आज उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। अब तेज धूप और ठंड दोनों उनके लिए परेशानी बन चुके थे। मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्हें खुद ही रास्ता निकालना था। जेसन केबल कार से खड़ा होता है और दोनों हाथों से केबल पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके भारी स्की बूट्स की वजह से हर कदम के साथ उसकी बची हुई ताकत और कम होती जा रही थी। अचानक नीचे से एक काला पक्षी तेजी से गुजरता है। तभी उन्हें पता चलता है कि नीचे भेड़ियों का झुंड अब भी उनका पीछा कर रहा है। वे बस इस इंतजार में थे कि अगर दोनों नीचे गिरे तो वे तुरंत हमला कर सकें। जेसन किसी तरह दूसरी केबल कार तक पहुंच जाता है। उसके हाथ लगातार केबल से घिसने के कारण बुरी तरह घायल हो चुके थे। नीचे मौजूद भेड़ियों से बचने के लिए वह लिसा से अपना स्की पोल फेंकने को कहता है। केबल कार हवा में लगातार हिल रही थी, फिर भी लिसा किसी तरह पोल उसकी तरफ फेंक देती है। जेसन उसे पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन केबल कार के ढीले हिस्से की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और पूरी कार एक तरफ झुक जाती है। नीचे मौजूद भेड़िए भी उसकी हरकत देखकर और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। लिसा दूर से लगातार उसका हौसला बढ़ाती रहती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जेसन फिर आगे बढ़ता है। पिछले अनुभव से उसे रास्ते का अंदाजा हो चुका था, इसलिए इस बार वह जल्दी ही अगली केबल कार तक पहुंच जाता है। अब उसे सिर्फ खंभे के सहारे नीचे उतरना था। जैसे ही जेसन जमीन पर पहुंचता है, नीचे छिपे भेड़ियों का झुंड अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वे उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जेसन किसी तरह खुद को बचाते हुए पास पड़े स्की पोल को उठाता है और एक भेड़िए को दूर धकेल देता है। मौका मिलते ही वह वहां से स्की बोर्ड उठाता है और ऊपर मौजूद लिसा को आखिरी बार देखता है। इसके बाद वह मदद तलाशने के लिए आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे की तरफ बढ़ता है, भेड़ियों का झुंड भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में दूर से सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती है। लिसा समझ जाती है कि अब जेसन के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी खुद की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी थी। जब वह दोबारा उठती है तो केबल कार में वह बिल्कुल अकेली थी। उसके लिए अकेले सामने वाले खंभे तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। फिर भी वह खुद को हिम्मत देती है और धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश करती है। अचानक केबल कार का एक हिस्सा ढीला पड़ जाता है और पूरी कार नीचे की तरफ गिरने लगती है। कुछ ऊंचाई पर जाकर वह फिर हवा में अटक जाती है। लिसा ऊपर देखती है तो पता चलता है कि केबल एक एक करके टूट रही है। वह बिना ज्यादा सोचे नीचे छलांग लगा देती है, लेकिन बदकिस्मती से केबल कार भी उसके पीछे नीचे गिरती है और उसके पैर को बुरी तरह घायल कर अब वह दर्द सहते हुए जमीन पर घिसटकर बर्फीली ढलान के नीचे पहुंचती है। वहां पहुंचकर उसकी नजर सामने पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। जेसन और उसके दूसरे साथी वहां पड़े थे और उनकी हालत देखकर साफ था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी सामने मौजूद एक भेड़िए की नजर सी लिसा पर पड़ती है, लेकिन शायद उसके साथी पहले ही झुंड के लिए पर्याप्त भोजन बन चुके थे, इसलिए भेड़िया उसकी तरफ नहीं बढ़ता। आखिरकार लिसा किसी तरह अकेले उस सुनसान स्की रिसोर्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। सड़क पर एक गुजरने वाला व्यक्ति उसे देख लेता है और उसकी मदद करता है। जब लिसा को होश आता है तब तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उस बर्फीले पहाड़ पर बिताए वे 3 दिन उसकी जिंदगी का ऐसा खौफनाक अनुभव बन चुके थे जिसे शायद वह पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगी। अगर आपको यह खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।